वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है औद्योगिक विकास। दोस्तों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि उद्योगों के बिना किसी भी देश का आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता। ठीक है, और उद्योग कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इसलिए यह टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, तथा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर लगाए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे औद्योगिक विकास की अवधारणा, उद्योग क्या है, उद्योग के प्रकार, उद्योगों की समस्या व उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। आज हम इन सारे बिंदुओं को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले औद्योगिक विकास की अवधारणा। औद्योगिक विकास वह क्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन से संबंधित कार्यों में होने वाले परिवर्तन होते रहते हैं, और इन परिवर्तनों के कारण ही उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। वही है औद्योगिक विकास की अवधारणा। अगर मान लेते हैं किसी भी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, अगर उस वस्तु के उत्पादन में हम तरह तरह के तरीके, तरह तरह की टेक्नोलॉजी अगर नहीं यूज करेंगे, वही पुराने घिसे पीटे परंपरागत तरीकों के आधार पर हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो कहीं न कहीं वस्तुओं के उत्पादन का जो स्तर है वो कमेगा और वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी मांग कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है तो हमें नए नए तरीके, नए नए टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, जिससे कि हम किसी भी वस्तुओं के उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकें। यही है औद्योगिक विकास की अवधारणा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं उद्योग क्या है। तो किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण और उत्पादन का जो कार्य है, मानव के द्वारा जो किया जाता है, निर्माण और उत्पादन का कार्य, वही उद्योग है। उद्योग क्या है कि भारी मात्रा में सामान का निर्माण एवं उत्पादन का कार्य जो मानव के द्वारा किया जाता है, वही उद्योग कहलाता है। उद्योग के कारण ही गुणवत्ता वाले उत्पाद हमें सस्ते दामों में मिल जाते हैं। अगर उद्योग ना होते तो ये उच्च गुणवत्ता वाले जो उत्पाद हैं हमें सस्ते दामों पर प्राप्त नहीं होते। हमें विदेशों से लेना पड़ता, कहीं और दूसरी जगह से वो प्रोडक्ट लेना पड़ता, इसलिए हमको वो महंगे पड़ते। लेकिन अगर उद्योगों की व्यवस्था है हमारे देश में, तो हमें वही उत्पाद सस्ते दामों पर प्राप्त हो जाते हैं, जिससे लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर में सुधार और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है उनका। ठीक है, और हम फिर इसके बाद देख लेते हैं उद्योगों के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें जो है तो प्रमुख उद्योगों के प्रकार इस प्रकार से थे, जैसे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग दोस्तों ये क्या होता है, यह सामूहिक रूप से उन उद्योगों को जो है तो हम कुटीर उद्योग कहते हैं, जिसमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जा सकता है। ठीक है, ना कि किसी कारखाने में, इसके लिए कोई कारखाने की ज़रूरत नहीं होती है। यह उद्योग अपने घर में ही, निवास स्थान पर ही अपने हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण अपने घरों में कर सकते हैं। वही है कुटीर उद्योग। इसमें लागत कम आती है और ज़्यादा कुशलता एवं पूंजी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब जो दूसरा उद्योग है वो है लघु उद्योग। लघु उद्योग जो है तो ऐसा उद्योग है जो ना ही कुटीर है और ना ही बृहद है, ये बीच वाला उद्योग है। इसमें 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक जो है तो इस उद्योग को लगाने में खर्च आता है। ठीक है, यह उद्योग में भी निर्माण एवं उत्पादन तथा सेवाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं, और लेकिन इनका जो है तो पैमाना जो है ना वो छोटा होता है। कुटीर उद्योग आमतौर पर बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि निवास स्थानों पर ही स्थापित हो जाते हैं, और वहीं पर जो है तो लोग अपने हाथों से वस्तुएं बना करके उद्योग को चलाते हैं। जबकि लघु उद्योग ऐसा नहीं है, यह थोड़ा जो है तो कुटीर उद्योग से बड़ा है। इसमें 5 से 10 करोड़ रुपए की
लागत लगती है इस उद्योग को चलाने में, और इसमें भी निर्माण और उत्पादन जैसे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बृहत उद्योग। बृहत उद्योग क्या होता है दोस्तों? वह उद्योग जो बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देकर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वही बृहद उद्योग कहलाते हैं। जैसे शक्कर, गन्ने से शक्कर बनाना, पत्थर से सीमेंट बनाना, वाहन निर्माण, रेडियो टीवी निर्माण करना, ये सब बृहद उद्योग के अंतर्गत आते हैं। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं लौह इस्पात उद्योग। दोस्तों आज के परिवेश में आपको पता होगा कि लोहे का कितना ज़्यादा महत्व रहा है अपने दैनिक जीवन में, और अपने भारत में भी कितना ज़्यादा महत्व रहा है। ऐसा कोई घर नहीं बना होगा दोस्तों जहाँ पे लोहे का यूज ना किया गया हो। ऐसा कोई वाहन, ऐसा कोई बिल्डिंग, ऐसी कोई कारखाना ना बना होगा जहाँ पे लोहे का यूज ना किया गया हो। इसलिए लोहा जो है तो औद्योगिक युग की आधारशिला है। लोहे से अनेक प्रकार की मशीनें, परिवहन के साधन जैसे बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन वगैरह, ये सब लोहे से बनाए जाते हैं। कृषि यंत्र देख लीजिए, और सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, मतलब दैनिक उपभोग की बहुत सारी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। इसलिए जैसे कुल्हाड़ी, टांगी, ठीक है, और हंसिया, ये सारी चीज़ें जो है तो लोहे से ही बनाई जाती हैं। इसलिए लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग माना जाता है, अपने भारत का एक वह आधारभूत उद्योग है। संपूर्ण आधुनिक सभ्यता का आधार लौह इस्पात उद्योग ही है। ठीक है, इसलिए वर्तमान युग को लौह युग कहते हैं। ठीक है, वर्तमान जो अभी का जो युग है इसे लौह युग के नाम से जाना जाता है, लौह इस्पात युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लगभग 80% चीज़ें लोहे से ही बनी हुई आपको मिलेंगी। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। ठीक है, जो कि हमें कपास से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कपास से हमको सूती वस्त्र, कपास से हमको कच्चा माल प्राप्त होता है, जिसके बाद हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं। यह सबसे ज़्यादा हमें कपास महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेगी, और अन्य प्रमुख राज्य भी हैं, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र व गुजरात में हमें देखने को मिलेगा कपास। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं शक्कर उद्योग। शक्कर उद्योग को देख लेते हैं। इसमें जो है तो चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग रहा है। लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों के सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। ये जो चीनी उद्योग है यह किसानों को बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है, क्योंकि किसान गन्ने उगाते हैं और फिर उसी गन्ने से जो है तो चीनी बनती है, और उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है चीनी उद्योग में। तो चीनी उद्योग कपास के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, कपास उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, लेकिन कपास जो है तो पहला कृषि आधारित उद्योग है, और दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है, जो कि गन्ने से बनाया जाता है, गन्ने का यूज होता है जिसमें। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं उद्योगों की समस्या। उद्योग की समस्या क्या है? जैसे कि कच्चे माल की समय पर पूर्ति ना होना। मान लेते हैं कि अगर कच्चा माल समय पर नहीं मिल पाया उद्योगों को, तो उसमें कहीं ना कहीं वस्तुओं का जो उत्पादन का जो स्तर है वह कम जाता है, क्योंकि उन्हें कच्चा माल जो है तो कृषि, खनिज और वन तथा पशुओं से प्राप्त होता है। किसी कारण अगर कृषि, खनिज, वन और पशु प्रभावित हुए तो कच्चे माल नहीं मिल पाते हैं, किसको? उद्योगों को, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और जैसे कि मान लेते हैं कि कच्चा माल ना मिलने से उत्पादन पर भी प्रभाव ही पड़ेगा। ठीक है, और उत्पादन की जो मात्रा है वो तो कम हो ही जाएगी, हमने पहले ही बता रखा है। इससे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, क्योंकि देखिए क्या है कि कोई भी वस्तु अगर उत्पादित नहीं हो पाएगी तो वस्तु की कीमत तो बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो उसका जो है तो मांग कम जाएगी बाज़ार में। इससे जो है तो कहीं ना कहीं उद्योगों को नुकसान है। ठीक है, और इसके बाद जो है तो उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में कई सारी जूट कंपनियां, जूट की जो है तो मिलें थी, लेकिन क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद वो सारी कंपनियां चली गईं पाकिस्तान के अंदर में। ठीक है, और पाकिस्तान जो है
तो वहाँ से जूट देना भारत के जो है तो जो उद्योग थे, जूट आधारित उद्योग, उनको जो है तो जूट देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो है तो कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो पाई और यहाँ जो है तो उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हो गया। ठीक है, अब जैसे कि देख ले कि कृषि आधारित उद्योग को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और कृषि प्रधान विकासशील देशों में कृषि वर्षा जल पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, अच्छी फसल में पैदावार नहीं मिलेगी, और जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो कच्चा माल जो कि उद्योगों के लिए जाता था कृषि से, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उद्योगों का जो उत्पादन स्तर है वस्तुओं का प्रभावित होता है। इसलिए समय समय पर वर्षा न होने से कृषि उत्पाद कम हो जाते हैं। फलतः संबंधित उद्योगों को वांछित मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में उत्पादन के स्तर में गिरावट आती है और इसी प्रकार पृथ्वी पर खनिज के भंडार सीमित हैं, इनकी मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब जो खनिज आधारित उद्योग हैं, जैसे कि हमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, ये खनिज मतलब खोद करके हमें ये प्राप्त होते हैं, जिनकी मात्रा जो है तो बहुत कम हो गई है। इसलिए जो ये खनिज आधारित उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं जो है तो इनको कच्चा माल खनिज से नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जिससे ये प्रभावित हो रहे हैं उद्योग। ठीक है, उद्योगों के लिए जो कि एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है कि सीमित मात्रा में जो ये भंडार है खनिज के, इसलिए इनके लिए एक समस्या का कारण है। क्योंकि अगर सीमित नहीं होते तो कच्चा माल इनको मिलता, अब सीमित मात्रा में है, इस वजह से इनको कच्चा माल नहीं मिल पाता है। यह एक बड़ी समस्या है उद्योगों के लिए। दूसरा हम देख लेते हैं कच्चे माल का आयात। जैसे कि हमारा जो कृषि आधारित जो उद्योग हैं वह जो है तो कृषि से प्राप्त कच्चा माल प्राप्त करते हैं, लेकिन कृषि सही तरीके से अगर नहीं हो पाई, फसलें नहीं हो पाई, नहीं उग पाई, अच्छा उपज नहीं मिल पाया, तो कच्चा माल नहीं मिल पाता है। तो जब नहीं मिल पाता है उद्योगों को तो क्या करते हैं, वो कच्चा माल विदेशों से कहीं दूसरी जगह से मंगाते हैं। ठीक है, जिसमें जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो मतलब खर्च लग जाता है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती हैं और वह वस्तु मार्केट में उसकी मांग कम होने लगती है, क्योंकि कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी उसकी। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं उद्योगों को नुकसान है उससे। जैसे अगर हम बात करें तो जापान जो है, जापान यहाँ पे भारत से लोहा लेता है, भारत में लोहा ज़्यादा है इसलिए जापान लोहा का आयात करता है, मतलब लोहा खरीदता है भारत से। और भारत में कपास का कमी है, कपास नहीं है, रेशे वाले कपास नहीं है, इसलिए भारत कपास का आयात करता है, खरीदता है। तो अगर यही कपास अपने भारत में मिल जाए तो उद्योगों की समस्या का समाधान हो जाए, बट नहीं मिल पा रही है, कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है जो कपास आधारित उद्योग हैं, इसलिए कपास का आयात करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ती है, जिससे कहीं ना कहीं जो है तो कारखानों का, उद्योगों का जो वस्तुओं के उत्पादन का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं कम जाता है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं और प्रौद्योगिकी का पिछड़ापन। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से विकासशील एवं पिछड़े देशों में, ठीक है, जो विकासशील हैं और पिछड़े हुए देश हैं उनमें औद्योगिक विकास की धीमी गति का कारण प्रौद्योगिकी पिछड़ापन है। ठीक है, वहाँ पे प्रौद्योगिकी के पिछड़ेपन के कारण ही, क्योंकि पिछड़े हुए देश हैं तो वहाँ की प्रौद्योगिकी भी पिछड़ी है, इसलिए क्योंकि वो जो है तो दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकसित नहीं है। वो दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग के लिए दूसरे देशों पर, दूसरे जगह के लोगों पर निर्भर करते हैं, इसलिए जो है तो वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, अगर दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग की व्यवस्था वो अपने देश में कर लें तो उद्योगों की जो समस्या है वो मतलब समाधान हो जाएगा समस्या का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं चौथा नंबर, कमज़ोर अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देश संपन्न होने के बावजूद भी औद्योगिक विकास में बहुत पीछे हैं। सब कुछ संपन्न है फिर भी औद्योगिक विकास में पीछे हैं। इसका प्रमुख कारण रहा है कमज़ोर अर्थव्यवस्था। ठीक है, वहाँ का जो संपत्ति है लोगों के पास वो कम है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर है वहाँ की। ठीक है, क्या है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से जो है तो उद्योग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं।
क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पूंजी सुलभ नहीं मिल पाती है। और जब पूंजी नहीं मिल पाई गए तो नई नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते हैं लोग अपने उद्योग में, ठीक है, जिसके कारण आधुनिकीकरण नहीं हो पाता है और उद्योग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। उद्योग पूरी क्षमता से उत्पादन कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पूंजी बस तो बहुत ज़्यादा लग जाती है और जो वहाँ पे उद्योग हैं उसको पूरी क्षमता जब नहीं मिलेगी, पूरे सही तरीके की टेक्निकल मशीनें, टेक्निकल तरीके अगर नहीं देंगे हम उद्योग को, तो कहाँ से वो पूरी बराबर तरीके से जो है तो वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए कमज़ोर अर्थव्यवस्था भी उद्योगों का एक महत्वपूर्ण समस्या रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महंगी उत्पाद वस्तुएं, ठीक है। जैसे विकासशील एवं जो पिछड़े देश में हैं उनमें पुराने और परंपरागत संयंत्र लगे हुए हैं। जो विकासशील और पिछड़े देश हैं वो पुराने संयंत्रों के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से पुराने तरीके अपनाते हैं, इसलिए जो है तो कम वस्तुओं का उत्पादन कर पा रहे हैं, ठीक है। और कीमत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आज के तरीके से अगर आज के नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम किसी भी उद्योग को चलाएं, किसी भी मशीनों को, संयंत्रों को चलाएं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। परंतु अगर हम पुरानी पद्धति, पुरानी तकनीकों के आधार पर अगर हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो हमारी लागत ज़्यादा आएगी और वस्तुओं का उत्पादन हम कम कर पाएंगे। उच्च कीमत के कारण, जिसके कारण इनकी जो कीमत होती है यह उच्च हो जाती है और उच्च होने से जो उत्पाद की मांग है वह कम हो जाती है मार्केट में। क्योंकि पहली बात तो आप वस्तुओं का उत्पादन कम कर रहे हैं, जिससे जो है तो कम कर रहे हैं और रेट आप बढ़ा के रखे हैं, और जब यह मार्केट में जाता है तो मतलब कीमत ज़्यादा होने की वजह से कोई जो है तो आपकी वस्तुओं का मांग करता ही नहीं है। इसलिए महंगी उत्पाद वस्तुएं भी जो है तो उद्योगों की एक महत्वपूर्ण जो है तो समस्या रही है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं विकास में असंतुलन, ठीक है। विश्व के कुछ ही देश विकसित हैं एवं अधिकांश देश विकासशील एवं पिछड़ी अवस्था में हैं। कुछ पिछड़े हुए हैं, कुछ विकसित हैं और कुछ विकासशील अवस्था में हैं, अभी मतलब उनका विकास हो रहा है। कुछ विकसित पूरी तरह से हो चुके हैं और कुछ अभी पिछड़े हुए हैं। मतलब यही है विकास में असंतुलन, क्योंकि कुछ पिछड़े हुए हैं, कुछ पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं और कुछ जो है तो विकसित होने जा रहे हैं। यही है विकास में असंतुलन। तो विकसित देश अपनी शर्तों पर, जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं वह अपनी जो शर्त होती हैं, शर्तों के आधार पर ही अपने उद्योगों का संचालन करते हैं, जिसकी वजह से वो अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन स्तर में वृद्धि कर लेते हैं। जबकि जो पिछड़े राष्ट्र हैं और जो पिछड़ते जा रहे हैं तो वो जो है तो क्या है, एक तो अर्थव्यवस्था की कमी है, दूसरे पुराने संयंत्र लगे हुए हैं और पुरानी तकनीकी, पुरानी पद्धति के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बराबर वस्तुओं के उत्पादन के स्तर में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो विकास में असंतुलन यह भी जो है तो उद्योगों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राकृतिक विपदाएं। जैसे अगर देखा जाए तो जापान में प्राकृतिक, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, तूफान, ये सब प्राकृतिक विपदाएं हैं। अगर ये औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएं तो उद्योग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सुनामी के कहर दक्षिण पूर्वी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। सुनामी के कारण 2001 में भूकंप आया भारत में, तो जो भारत का जो भुज शहर था, जो कि पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया था, कितनी सारी वहाँ पे कंपनियाँ, कारखाने, उद्योग लगे हुए थे, सब के सब नष्ट हो गए उस भूकंप में। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है तो उद्योगों की एक बड़ी बड़ी समस्या रही है, ठीक है। बड़ी बड़ी इमारतें गिर गईं, बिल्डिंगें गिर गईं, जिसकी वजह से जो है तो उद्योग प्रभावित हुए थे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ, ठीक है। और किसी भी उद्योग को स्थापित होने में, उसको चलने में भौगोलिक परिस्थितियां भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अगर उनको चलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली, अनुकूल जलवायु नहीं मिली, अनुकूल उनको तकनीकी और तरीके नहीं मिले, तो कोई भी जो है तो उद्योग विकास नहीं कर सकता, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं
उद्योगों के विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मध्य अफ्रीका और अमेज़न नदी के बेसिन जल विद्युत शक्ति की अपार संभावनाएं हैं, परंतु जो दलदली और घने वनों वाले क्षेत्र हैं ना, वहाँ पर कोई उद्योग, कोई कारखाना नहीं लगाया जा सकता। तो यह भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ पे कोई उद्योग नहीं लगाया जा सकता। तो यह भी एक कहीं ना कहीं उद्योगों के लिए समस्या का कारण रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भौगोलिक प्रदूषण। ठीक है, अब देखो क्या है कि औद्योगिकीकरण जैसे आज कितना सारा जो है तो विकासशील देश जो हैं, जो विकसित हैं, वहाँ पे कितना ज़्यादा मात्रा में जो है तो प्रदूषण है। जैसे नदी नालों समुद्र का जल प्रदूषित हो रहा है। अब ये सब कुछ औद्योगिकीकरण के कारण हो रहा है। अम्लीय वर्षा होना, अम्लीय वर्षा इसलिए क्योंकि बड़े बड़े जो कारखाने हैं, कंपनियां हैं, वो अपना प्रदूषण जो है तो कहीं ना कहीं प्रदूषित करती हैं वातावरण को, जिसकी वजह से जो है तो आज पूरा वातावरण प्रदूषित रहा होना ऐसी समस्या है जिसे अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अन्य समस्याएं देखें अगर तो ऊर्जा संसाधनों की पर्याप्त पूंजी ना हो पाना। ठीक है, यह अन्य समस्या है। अगर ऊर्जा संसाधनों के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है तो हमारा उद्योगों का विकास कैसे संभव है? नहीं है। यातायात के साधनों का अभाव, ठीक है, पूंजी, पर्याप्त पूंजी का ना होना, संसाधनों का अभाव, कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, श्रमिकों की कमी, विकसित देशों के में अतिरेक माल का उत्पादन और विश्व व्यापार संगठनों की जटिल शर्तें, ये जो है तो अन्य समस्याएं हैं जो उद्योगों के विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं उद्योगों की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हमने बताया था कि कच्चे माल का समय पर ना मिल पाने से उद्योगों की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है उद्योगों के लिए। ठीक है, तो उद्योगों की समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं? तो जो कच्चे माल की कमी को अगर हम दूर कर दें तो उद्योगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे जो कृषि आधारित उद्योग हैं, जो कृषि के से प्राप्त कच्चे माल के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन एवं विनिर्माण करते हैं, वहाँ पे क्या करना चाहिए कि क्योंकि कृषि क्या है कि वर्षा पर निर्भर है, तो वर्षा पर उसको निर्भर नहीं करना चाहिए। उसके लिए सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का और कृषि में, फसलों में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उत्पादन होने के बाद जो है तो कच्चा माल सीधे उद्योगों को प्राप्त हो सके। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था का विस्तार करना चाहिए, जिससे कृषि फसलों में अच्छा वृद्धि हो और कच्चे माल की पूर्ति हो उद्योगों के लिए। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देना चाहिए। ठीक है, पिछड़े जो देश हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया जाए। इस समस्या के तत्काल निदान हेतु विदेशी तकनीकी आयात किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने इस नीति को अपनाया था, इसीलिए आज वह अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पूंजी की कमी को दूर करना। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई जो है तो अगर पूंजी की कमी हो जाती है तो वही पुराने घिसे पीटे तरीकों को अपनाना पड़ता है किसी भी उद्योग के वस्तुओं के उत्पादन में। तो पूंजी की व्यवस्था करना उद्योगों के विकास को एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाएगा, क्योंकि पूंजी की कमी को दूर करने हेतु आर्थिक नीति बनाई जाए। अप्रवासी नागरिकों को उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि भारत में सन 1991 में इस दिशा में अपना एक महत्वपूर्ण प्रयास किया था, जिसका परिणाम जो है तो सकारात्मक था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग। हमारी बहुत सारी जो है तो ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे उद्योग, ऐसे कारखाने हैं जिनकी क्षमता का हम पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है तो तकनीकी योग्यता की कमी है। ठीक है, तो उसको जो है तो ढूंढ करके और दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो है तो हम अपने उद्योग से, कारखानों से और अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन के स्तर पर बढ़ोतरी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो 5वां नंबर है वो है औद्योगिक प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उद्योगों से कितना सारा जो है तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण,
ये बहुत सारे प्रकार के जो है तो प्रदूषण हो रहे हैं। तो इन प्रदूषणों को कम करना चाहिए, इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और उन कानूनों को कड़ाई से लागू करना चाहिए, तभी उद्योगों का विकास संभव है, अन्यथा उद्योगों का विकास संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन। उद्योगों को लगाते समय उत्पादन की मात्रा निर्धारित करते समय बाजार की मांग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर बाजार हमसे जिस वस्तु का उत्पादन मांग रहा है हम उसी वस्तु का उत्पादन करें, इससे क्या होगा कि हमारा जो है तो वस्तुएं व्यर्थ नहीं जाएंगी और ना ही हमें कोई जोखिम होगा। तो मांग के अनुसार ही वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए, यह उद्योगों के विकास का एक महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देसी उद्योग। धंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे सरकार छोटे उद्योगपतियों को बैंक के माध्यम से कम ब्याज पर जो है तो पूंजी प्राप्त करती है, पूंजी देती है उनको। ठीक है, साथ ही नवीन तकनीकों की जानकारी की भी व्यवस्था करती है और बाजार की भी उपलब्ध व्यवस्थाएं देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द्रुतगामी परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि कोई उद्योग, कोई कारखाना लगा है, वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन तो हो गया, बट अब वस्तुओं को जो तृतीयक क्षेत्र है, जो तृतीय क्रियाकलाप है, जो सेवा देने वाला काम है, उसके लिए परिवहन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। ठीक है, और शीत भंडार की भी व्यवस्था हो, कर्मचारी श्रमिकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो, ताकि उद्योग से अच्छी जो है तो वस्तुओं का उत्पादन में वृद्धि कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति के साधनों की पर्याप्त पूर्ति। ठीक है, जैसे कि शक्ति के जो साधन हैं, जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का उपयोग के साथ ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का भी विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परंपरागत स्रोत जो हैं वो तो ठीक हैं, उसके साथ साथ गैर परंपरागत स्रोतों का भी प्रयोग करना चाहिए। उद्योगों के विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।